हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम सैलरी के चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है परक्यूजेट। सर व्हाट इज परक्यूजेट? तो देखो, एक हमने पढ़ा था अलाउंस। लेट सपोज हमने आपको दी ड्रेस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, तो मैंने आपको 1000 पर मंथ दिए। आप जितना खर्चा करते थे उतना लागू हो जाता था, जो नहीं करते थे वो टैक्सेबल हो जाता था। बट व्हाट इज परक्यूजेट? परक्यूजेट में मान लीजिए मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें बाहर इलाज कराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हॉस्पिटल देते हैं, जाओ और वहाँ इलाज कराओ। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, मान के लीजिए, जब होंगे तब की बात कर लेते हैं। आपके बच्चे हैं सर, उन्हें पढ़ने जाना है, वो बाहर स्कूल में जा रहा है, अरे क्यों भेज रहे हो, अपना स्कूल है वहाँ भेजो। आपको गैस की फैसिलिटी दे दी, आपको सर्वेंट की फैसिलिटी दे दी, आपको कार दे दी, सर ये लीजिए। अरे सर बहुत दूर आना जाना पड़ता है। अरे तुम मेरे खास हो यार, ये लो बाइक की चाबी, आज से तुम वो चलाओ। कार ले ली, वो चलाओ। सर लैपटॉप नहीं है सर, नेटफ्लिक्स देखना होता है रात में, ये लो लैपटॉप, ये यूज़ करो। ऑफिस का फ़ोन, ये लो तुम रखो अपने पास, टेंशन मत लो। तो दीज आर परक्विजिट। सर कैसे एग्जाम में ट्रीट करना है? एग्जाम में देखो, सैलरी के अंदर खास बात क्या है कि ये मिक्स ऑफ क्वेश्चन होता है। एक दो परक्यूजिट की एडजस्टमेंट आ जाएगी, एक दो अलाउंस की आ जाएगी, एक दो रिटायरमेंट के बेनिफिट की आ जाएगी, और आपका चैप्टर पूरा रेडी हो जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। बाकी डोंट वरी, वन बाय वन हम सारी चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सर अलाउंस क्या होता है और परक्यूजिट क्या होता है? देखो, जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि तुम्हें जो भी आए वो बढ़िया से आए, ठीक है। एक है कि तुमने 10 चैप्टर कर लिए और तुम्हें एक भी नहीं आता, और एक है कि भाई तुमने एक ही चैप्टर किया है लेकिन इतनी शिद्दत से आता है कि भाई कुछ भी पूछ लो, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। सर व्हाट इज अलाउंस? आप लिखेंगे, इट मीन्स मॉनेटरी फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। वेदर एक्चुअल अमाउंट स्पेंट और नॉट। एग्जाम्पल HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब हम तुम्हें, तुम्हारे पास घर नहीं है, कोई नहीं, हम तुम्हें 10,000 रुपये देते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, जाओ तुम रहो यहाँ पे, ऑफिस के पास ही रहना ताकि टाइम से आ सको, ओके। एंड व्हाट इज परक्यूजिट? सर व्हाट इज परक्यूजिट? आप लिखेंगे, इट मीन्स बेनिफिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। इट इज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। अब इसमें खास बात क्या है, इट मींस बेनिफिट और फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब फैसिलिटीज दे रहा है, बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दे रहा है। इट रिसीव्ड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जब हकीकत में वो खर्चा होगा तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटी है, जब तक तुम बीमार नहीं होगे तब तक हॉस्पिटल में शिफ्ट होने वाले नहीं हो, समझदार। अगर तुम बीमार ही नहीं हो हॉस्पिटल क्यों जाओगे? तुम्हारे बच्चे ही नहीं है तो तुम्हें एजुकेशन अलाउंस क्यों मिलेगा? आप समझ रहे हो? परक्यूजिट कह रहे हैं अब हमारे पास स्कूल है, तुम उसमें अपने बच्चों को पढ़ने भेज देना, लेकिन बच्चे होंगे नहीं तो पढ़ने किसे भेजोगे? तो ये जब एक्चुअली होता है तब इसकी बात होती है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी। जब तुम बीमार रहोगे तभी तो हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओगे मेरे भाई, या 1000 मैं तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए दे रहा हूँ, जिम के लिए, ऐसा नहीं है। दिस इज अलाउंस। और परक्यूजिट क्या है? अपना जिम है, तुम वहाँ पे एक्सरसाइज करने आओ, जब तुम आओगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है सर। यहाँ तक हो गया? क्लियर है? चलिए सर, अब इंपोर्टेंट अलाउंस की बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा और कि आज इस लेक्चर में हम इंपोर्टेंट अलाउंस जितनी भी है परक्यूजिट्स हम लोग कर ले। अलाउंस हमारा सारा हो चुका है, ठीक है, मोस्टली सारा हो चुका है, एक आध कोई रह गया हो तो सेल्फ स्टडी में कर लेना। परक्यूजिट्स जितने भी इंपोर्टेंट है आज हम वो बात करेंगे। पहला सर, लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। सर
हमें छुट्टियों के लिए भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? अभी एक जैन सर है एचडीएफसी में, राइट? वो रिलेशनशिप मैनेजर थे जब मैं पहली बार उन्हें मिला, पहली बार एचडीएफसी में अकाउंट भी उन्होंने ही खोला था। तो पहले अब रिलेशनशिप मैनेजर थे, अब उन्होंने दूसरा बैंक ज्वाइन कर लिया, राइट? अब उन्होंने उन्हें सिंगापुर भेजा है घूमने के लिए। सर क्यों भेजा है? जाओ थोड़ा एंजॉय करो। क्यों? देखो ऐसा क्यों होता है, बॉस क्यों भेजता है इंजॉयमेंट के लिए? क्योंकि उसको पता है कि एम्प्लॉय हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस लाइक इंसेंटिव, जैसे हमने ग्रेचुइटी बढ़ा था, इंसेंटिव कि जाओ थोड़ा घूमो फिरो एंजॉय करो। अब जैसे मैं अपने स्टाफ को क्या करता हूँ, जैसे बालाजी जा रहा हूँ, चल भाई तू भी चल घूम के आ जा। हम कहीं घूमने चल रहे, चल भाई तू भी चल घूम के आ जा। व्हाट इज लीव ट्रेवल कंसेशन? कि भाई तू घूमने जा, हम उसके लिए तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम जाओ, 2 टिकट दे रहा हूँ। वाइफ भी है क्या? गर्लफ्रेंड भी है क्या? सर वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों की दे दो, 3 दे दो। ऐसा नहीं होगा वाइफ की मिल जाएगी, तुम और तुम्हारी वाइफ, और 2 बच्चे, बच्चे भी होंगे आने वाले टाइम में, बच्चे भी कंसिडर करेंगे, ठीक है? सर एनीवेयर, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी भेज रहे हो, ठीक है, सेक्शन 10 क्लॉज 5 है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इंडिया में कहीं भी भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंडिया में भेज रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हें सेक्शन सारे याद है क्या? अगर तुम्हें सारे सेक्शन याद आ गए जो मैं बोल रहा हूँ, तो मान जाना मैंने अच्छा पढ़ा है और तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेट्स सपोज ग्रेचुइटी, व्हाट इज सेक्शन ऑफ ग्रेचुइटी? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। याद आया क्या? शाबाशी दो अपने आपको, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, हमें याद आ रहा है, वेरी गुड सर। पेंशन 10 10 ए, याद आ गया क्या? शाबाशी दो, बहुत अच्छा पढ़ा है सर। लीव इनकैशमेंट 10 10 डबल ए, अरे सर ये भी याद आ गया, वेरी गुड, ओके सर। रिटेचमेंट कंपनसेशन याद आ सकता है क्या? 10 10 बी। सर थोड़ी सी दिक्कत आई, कोई बात नहीं, तुमने अच्छी कोशिश की। नाउ वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस 10 10 सी। सर सैलरी में कुछ आता हो या ना आता हो, अगर ये 5 पॉइंट तुम्हें आते हैं, और जो हम लीव जो भी अभी हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, परक्यूजिट्स ये आते हैं, तुम्हारा सैलरी क्वेश्चन हो जाएगा। बट डोंट वरी, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, बहुत ज़रूरी है। सर हम बात कर रहे थे एनीवेयर इन इंडिया, हाँ सर। अब देखो हमसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ओके। पहला, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप घूमने जा रहे हो बाय एयर? मतलब फ्लाइट से जा रहे हो क्या? हाँ फ्लाइट जा रहे हो, हाँ सर फ्लाइट जा रहे हो, ओके। तो सर हम आपके लिए एग्जाम्प्ट क्या करने वाले, ध्यान से सुनो। एग्जाम्प्ट क्या रहने वाला है? एक्चुअल एक्सपेंस, जो खर्चा है वो, और इकोनॉमिक क्लास फेयर। इकोनॉमिक क्लास की टिकट सर 10,000 की, अच्छा, और एक्चुअल खर्चा हो गया 8,000, 8,000 एग्जाम्प्ट हो गया सर। एक्चुअल खर्चा 12,000, इकोनॉमिक क्लास फेयर 10,000, तो विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट। जो विच एवर इज लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिखो एग्जाम्प्ट का होगा विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट, इसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। मजा आ गया सर। तो जो भी एग्जाम्प्ट हो रहा है 10 5 के अंदर हो रहा है, ओके। सेक्शन नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं, ये सेक्शन जरूर याद रखना, ये जो आपने लिखे 10 10 10 10 ए। सर सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? 15। डिडक्शन किसमें मिलती है? 16। परक्यूजिट अलाउंस 7 बस हो गया सर, ठीक है। बी, ट्रेवल बाय एनी अदर मोड, एनी अदर मोड। सर एनी अदर मोड क्या होता है सर? सर एनी अदर मोड क्या होता है कि आप एयर से नहीं गए, तो हो सकता है आप शिप से गए हो, आप कार से गए हो, बस वगैरह लिया आपने, आप ट्रेन से गए हुए हो, ठीक है, ओके। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि रेलवे फैसिलिटी है कि नहीं है, तो आप लिखो रेलवे फैसिलिटीज अवेलेबल। क्या रेलवे फैसिलिटीज अवेलेबल है? ठीक है, अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपने कहा यस सर है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी रेलवे, ठीक है, फेयर विच एवर इज लोअर, जो होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट।
विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। ओके सर रेलवे फैसिलिटी नहीं है, अब क्या करोगे? ओ ये तो दिक्कत वाली बात आ गई। ठीक है कोई बात नहीं, बस फैसिलिटी होगी। सर इसमें तो बहुत सारे केस बन रहे हैं, यस सर, लेकिन ईजी है। देखो आप किसे जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो एक्चुअल खर्चा और आपको हमने क्या बोला, इकोनॉमिक क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर एग्जाम्प्ट हो गया। तो सर इजी है, ठीक है। अगर रेलवे जाती है तो फर्स्ट क्लास एसी का ले लो और एक्चुअल एक्सपेंस ले लो, विच एवर जो लोअर होगा हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। इजी है, चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ आपको, इजी है ये आपके लिए, ठीक है। थर्ड है रेलवे फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। रेलवे फैसिलिटीज तो इसको थर्ड ना करके सी कहना चाहिए था, सी केस, केस सी, रेलवे फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। अच्छा चलो रेलवे भी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। बस जाती है सर, बस, हाँ सर बस तो जाती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बस फैसिलिटीज अवेलेबल है? अवेलेबल। और ये भी हो सकता है बस फैसिलिटीज ना हो। बस फैसिलिटीज वैसे 2025 के अकॉर्डिंग बस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, एक आध कोई केस हो सकता है तो हो सकता है। बस फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। बस फैसिलिटीज अवेलेबल, बस फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। अब सर क्या है इस केस में, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपके एरिया में अवेलेबल है? ओके सर है, ठीक है। तो हम आपसे अगेन दो क्वेश्चन बोलेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस और डीलक्स क्लास बस फेयर विच एवर इज लोअर। तो डीलक्स क्लास का बस का जो फेयर होगा वो हम आपको अलाउ कर देंगे। सर डीलक्स यहाँ पे सस्ती बसों का नहीं हुआ, जो 10 रुपये 15 रुपये का टिकट है, जो डीलक्स का होगा वो खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे। ओके सर बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अब बताओ, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो, और मान लेते हैं कि अगर वहां तक रेल जाती, सर जैसे मान लो आप कितने किलोमीटर गए, 1000 किलोमीटर, वहां तक रेल तो है ही नहीं, बस है ही नहीं, तो हम कह रहे हैं मान लो अगर वहां तक रेल जाती तो 1000 किलोमीटर का क्या खर्चा होता, ठीक है। फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस उतनी दूरी का क्या होता, राइट। और जो लोअर होता वो हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे, विच एवर लोअर इज एग्जाम्प्ट। तो विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू एग्जाम्प्ट। जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ओके यहाँ तक लिख लिया आपने, गुड। सर क्या खत्म हो गया? नहीं सर, ये सबसे पहला मैंने कराया है, सबसे लेंथी भी यही है, बाकी इतनी लेंथी नहीं है। देखो अब क्या वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, नोट लिखो सर। सर हमने कर लिया ना, वेरी गुड, आगे बढ़ो, नोट लिखो। सर इसके बाद कोई क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, क्वेश्चन बैंक की टेंशन मत लो आप, ठीक है। पहला मान लीजिए जो लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिल रहा है, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ईयर, अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। मतलब हम एक ब्लॉक में, इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स के ब्लॉक में हम आपको एग्जेम्पशन दे रहे हैं कितने से, 2 ईयर की। ये 2 ईयर तक एग्जेम्पशन अवेलेबल आपको रहेगी, ओके।
सेकंड, इफ एग्जेम्पशन नॉट क्लेम, अगर आप घूमने ही नहीं गए, आपने छुट्टी का फायदा लिया ही नहीं, नॉट क्लेम इन एनी वन ब्लॉक, अगर आपने छुट्टी का फायदा लिया ही नहीं इन एनी वन ब्लॉक, देन 1 year can be carry forward to next year block। तो हमने कितनी एग्जामिशन दी थी? 2, लेकिन 2 में से एक एग्जामिशन अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है, आगे जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2022 टू 2025 है, ठीक है। तो ये ब्लॉक कैसे चलेगा? 23, 24, 25, ठीक। तो वो कह रहा है कि भाई 23 और 24 अगर तुमने नहीं लिया है ना, कोई भी आपको मिलनी कितनी चाहिए थी? 2 एग्जाम्शन। तो अगर आपने नहीं लिया है तो ओनली 1 एग्जाम्शन जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। सर मेरे बच्चे भी है, बच्चे को भी ले जा सकते हो क्या? हाँ ले जा सकते हो, आओ बच्चों को भी ले चलते हैं सर। बिना बच्चों के कोई घूमने जाएगा क्या? मान लो किसी की वाइफ है, सर वाइफ ले जाओ, कोई बात नहीं। और बच्चे मौसी के यहाँ छोड़ दो, नानी के यहाँ छोड़ दो, दादी के यहाँ छोड़ दो। कहेंगे भाई घूमने तुम जा रहे हो, एंजॉय तुम करने जा रहे हो, बच्चे को हमारे पास लेके जाओ अपने बच्चे। नाउ लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के लिए 2 चाइल्ड लिखो, 2 चाइल्ड ऑन और आफ्टर 1st 10/98। लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर 2 चाइल्ड ऑन और आफ्टर 1/10/98, मतलब कि 1/10/98 के बाद का वो बच्चा है। लेट्स सपोज 2000 में पैदा हुआ, 2002, 2005, मान लीजिए आप 2005 के हैं, तो सिर्फ 2 ही बच्चे अलाउ हैं। अगर 98 के बाद कोई भी बच्चा हुआ तो 2 ही बच्चे अलाउ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी केस आ जाते हैं। पहला केस, सर पहला केस है कि मान लीजिए आपका एक बच्चा हो चुका है, फर्स्ट पहली बार में आपको क्या हुआ सर? 1 चाइल्ड, ठीक है। और जब उसके बाद आपका नेक्स्ट बच्चा हुआ तो आपको हो गए 2 चाइल्ड, सर जुड़वा। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या होगा। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए आपको फर्स्ट जो बच्चा हुआ पहली बार में ही 2 चिल्ड्रन हो गए, 2 बच्चे हो गए, और उसके बाद में नेक्स्ट आपको 1 चिल्ड्रन हुआ, 1 चाइल्ड हुआ। अब क्या होगा? देखो ये दोनों जो केस है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बर्थ, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बर्थ। सर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, इंडिया है यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पे दोनों के केस में क्या है? मल्टीपल बर्थ है। तो वो कह रहे हैं भाई देखो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल 3 बच्चे हैं और एग्जेम्पशन तुम्हें तीनों की मिल जाएगी, क्योंकि पहली बार में एक बच्चा हुआ तो तुम्हें ये नहीं पता अगली बार कितने बच्चे हो सकते हैं, राइट। लेकिन इस वाले केस में ध्यान सुनना, वो कह रहे हैं कि भाई टोटल तुम्हारे 3 बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें पहली बार में ही पता चल गया था कि भाई मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, तो तुम्हें अगली बार करना ही नहीं चाहिए था, तुमने फिर भी किया, तो हमें एग्जाम्पशन हम कितने की देंगे? ओनली फॉर 2 चाइल्ड, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी है, आई होप आपको मजा आया होगा। सर बुक में भी है ये बातें? हाँ सर है ना, लेकिन बुक में थोड़ा सा तहजीब और इज्जत और लिहाज के साथ है, हमने यहाँ पे थोड़ा मस्ती में लिखा है, वहाँ थोड़ा सा इज्जत के साथ है। आइए लीव ट्रेवल कंसेशन, देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा है 10/5 है इसके लिए। एयर से अगर आप जा रहे हो, एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। एनी अदर मोड, रेलवे से जा रहे हो, नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, रेलवे नॉट अवेलेबल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे, अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेलवे फीस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट amount not exceeding the first class deluxe class fare by the shortest route to the place of destination, okay।
सर क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे, सर वो हॉलीडे पे जा रहे हैं, ठीक है सर, 25 दिसंबर 2024 टू दिल्ली विथ हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। तो भैया 3 बच्चे हैं तो 2 ही अलाउ होंगे, पहला तो लॉजिक दिमाग में यही आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, 1 सन एज 5 ईयर है और ट्विन डॉटर हो गई एज 3 ईयर, और एज 3 ईयर है लेकिन वो ट्विन है, तो हमें दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला तो हमारे कंट्रोल में था, एक हुआ तो एक कोई बात नहीं, अगली बार में हमें पता नहीं था कि 2 होंगे, तो तीनों काउंट होंगे। दे वेंट बाय फ्लाइट इकोनॉमिक क्लास एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयज 60,000 का खर्चा आया है सर पूरा, 45,000 फॉर द एडल्ट्स एंड 15,000 फॉर द 3 माइनर चाइल्ड। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलटीसी। फिर उसने कहा मिस्टर डी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रीजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 बीएसी के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, वो हम बाद में करेंगे लास्ट में चैप्टर के एंड में कि कहाँ क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है। ओके, सिंस द सन एज इज मोर देन द ट्विन डॉटर, सन की एज क्या है, 2 जुड़वा बहनों से ज्यादा है। ओ, इसमें तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। सन कितने का है सर, 5 ईयर का है, और जो डॉटर है वो 3 ईयर की है, 2। ओके, और 24 की बात हो रही है। ओके, डी कैन अवेल एग्जाम फॉर ऑल 3 चिल्ड्रन, तो ये तो हमें पहले से पता था, एज का कोई लॉजिक है नहीं। 98 की एज अगर दी होती उसने तो हम सोचते, ठीक है। नाउ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन नॉट एप्लीकेबल टू द मल्टीपल बर्थ्स ऑफ आफ्टर 1 चाइल्ड। क्या ये समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में जाके शेयर करो कि एक टीचर हमें मिले हैं, ठीक है। आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है जब तक मैं आपको आपके सपने से ना मैच करा दूँ। आपके सपने पूरे होने चाहिए, इसलिए सी ड्रीमर्स बनाया मैंने। In the above illustration, where there is any difference in among his children, the twins were 5 years and the son 3 years old. तो सर पहली बार में ही डबल बच्चे हो गए हैं तो अगले वाले का काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो 15,000 का 1/3 किया, 1,000 5,000 हो गया, तो भैया 60,000 में से 5,000 जो एक्स्ट्रा है वो हम लेस कर देंगे, तो 55 ही अलाउ होगा। समझ में आ गया? बोलो जय माता दी, थैंक यू। ओके, लेट्स रॉक। मजा आ गया सर, मुझे ही मजा आया, थैंक यू सर। उसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, उसका क्वेश्चन ऐसे सिंगल में नहीं आता, वो किसी मल्टीपल क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन होगा बड़ा सा, उसमें एक एडजस्टमेंट डाल देंगे सैलरी हाइड में, ठीक है। ओके, अगला है सर हमारे पास सेकंड, मेडिकल फैसिलिटी। सर कितने अच्छे लोग हैं सर, हमारा इलाज करा रहे सर, उसके ऊपर भी आप टैक्स लेंगे? नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे, चिंता मत करो, वी आर जस्ट स्टडिंग द टॉपिक, डोंट बी इमोशनल, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, और यहाँ पे 5 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है और फिर तुम कन्फ्यूज हो जाते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। इसके ऊपर क्वेश्चन है और हम करेंगे भी, ध्यान सुनना। पहला से ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट इन इंडिया, सर हमारा इलाज कहाँ हो रहा है सर? इंडिया में, ओके ठीक है, ट्रीटमेंट इन इंडिया, ठीक है सर। ये अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, ठीक है, एम्प्लॉयर्स ऑन हॉस्पिटल मतलब एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में, ठीक है, अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, जो जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए अपना, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अगर आप इन 3 जगह अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हो, ठीक है, और जो भी खर्चा आया बॉस देगा, डोंट वरी। एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में करा रहे हो, जो भी खर्चा आएगा बॉस देगा ऑब्वियसली, डोंट वरी। और अगर आप रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में करा रहे हो, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा बॉस देगा, डोंट वरी, फुल्ली एग्जाम्प्ट। सर मेरे साथ तो सियप्पा हो गया सर। सर अदरवाइज,
अदरवाइज में जो भी होगा क्या होगा, वो टैक्सेबल। जैसे आपने प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिया, आपने अपने फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, आपने नर्सिंग होम से ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, ईटीसी ईटीसी मतलब और भी कुछ एग्जामिनर बोल सकता है कि भैया बताओ क्या होगा, तो आपने जो नहीं पढ़ा सब में टैक्स लगा देना आप। अदरवाइज किसी भी चीज में है, अदरवाइज किसी भी चीज में आप हो तो आप वो आप इसे कर दोगे फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पूरा टैक्स देना होगा। सर मजा आ गया सर। सर आप लास्ट में ऑडियो क्लिप रिवीजन कराओगे ना? हाँ ये पूरा दोगे ना? हाँ सर डोंट वरी। ठीक है, अब जो हम चार्ट बना रहे हैं थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो पहले एक बार आप देख लो मैंने कैसे बनाया, उसके बाद वीडियो को अगेन बैक करके फिर पूरा नोट डाउन करना प्लीज़, ठीक है। वरना साथ साथ करना है तो कर सकते हो, पेज बड़ा चाहिए, छोटे पेज में नहीं आएगा, पेज में नहीं आएगा, पूरा फुल पेज चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, सर इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हो, ओ ठीक है, क्या ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। कुछ ऐसे इलाज होते हैं इंडिया में नहीं पॉसिबल है। तुमने एनिमल मूवी देखी होगी, रणबीर कपूर बोलता है पापा आप चिंता मत करो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपका इंडिया से बाहर ले जाके इलाज कराऊंगा। इन लोगों को क्या पता इलाज क्या होता है, तो होता है बाहर इलाज होता है, ठीक है। सर ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, सर एक है ट्रीटमेंट, एक है स्टे, और एक है जी ट्रेवल। इसमें तीन कंपोनेंट है, ट्रीटमेंट है, स्टे है, और ट्रेवल है। पापा मेरी जान, देखो सर, सर ट्रीटमेंट हो सकता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की वाइफ का, और वाइफ है तो हो सकता है उसके हस्बैंड का, स्पाउस का, मतलब दोनों होता है, ठीक है। जीवन संगनी या संगना जो भी है स्पाउस में आ जाएगा। सर हो सकता है बच्चे को कोई दिक्कत आ गई हो, चिल्ड्रन का, गेट इट। सर डिपेंडेंट रिलेटिव, सर डिपेंडेंट रिलेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अच्छा यहाँ पे स्टार लगाओ, और यहाँ पे एग्जामिनर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, बोल देगा आपकी भाभी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी मामी है, आपकी नानी है, इस जैसा मदर फादर ब्रदर सिस्टर, दैट्स इट, ठीक है। इस वर्ड पे ध्यान देना, एग्जामिनर यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी एडजस्टमेंट को इंक्रीज किया था, और वो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। अगर ग्रैंडफादर है, दादा, ठीक है, ठीक है, या फिर मेरी चहीती सासू माँ, आपको पता ही है सास का प्यार कितना ज्यादा होता है तुमने वो देखी है शोले मूवी? नहीं देखी तो कभी देखना, इस बुड्ढी मौसी को बुलाओ, इसकी वजह से बसंती मुझसे शादी नहीं कर रही, मदर इन लॉ, ठीक है, ओके। तो क्या होगा अगर ग्रैंडफादर का क्वेश्चन आ गया और मदर इन लॉ का आ गया, तो आप लिखोगे नॉट अलाउड, ठीक है। ये अलग से मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए एडवांस में मैंने आपको बता दिया। सर स्टे है, स्टे के केस में क्या करेंगे? सर कौन कौन स्टे कर सकता है? पहली बात ऑब्वियसली पेशेंट जा रहा है, जिसका इलाज हो रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, पेशेंट, ठीक है। और सर पेशेंट जो जाएगा उसके साथ कोई रहने वाला भी होगा, अटेंडेंट। सर अटेंडेंट क्यों होगा? कॉमन सेंस, ऑब्वियसली यार अटेंडेंट होगा ना, मतलब उसको लाना ले जाना ये सब कौन करवाएगा? उसको पानी चाहिए, पानी, सिस्टर पानी चाहिए, सिस्टर तबीयत खराब हो गई, कोई एक अटेंडेंट चाहिए होता है, वॉशरूम जाना है, अटेंडेंट चाहिए होता है, ठीक है, अटेंडेंट, अटेंडेंट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं यहां से यहां तक कर रहा हूं, यहां से यहां तक मतलब स्टे को कवर अप करते हुए, ठीक है।
यानी ट्रीटमेंट एंड स्टे, आपको जो ट्रीटमेंट और स्टे है कहां तक एग्जाम्प्ट होगा, अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई ने जो लिमिट दे रखी है वहां तक के लिए आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और डोंट वरी, एक नॉर्मल 5 स्टार की बात ना करो, नॉर्मल के लिए अच्छी खासी लिमिट आपको मिल जाएगी ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो गया। सर ट्रैवल वाला रह गया सर? हाँ सर ट्रैवल रह गया। अच्छा कौन कौन जाएगा घूमने? सर घूमने नहीं जा रहे, हम इलाज कराने जा रहे हैं। ओ आपको याद है क्या? मुझे लगा कहीं अभी आप लीव ट्रैवल एनकेशमेंट में पड़े हुए हो। सर पेशेंट जाएगा ऑब्वियसली, और अटेंडेंट जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसके ऊपर ध्यान से सुनना, इसके ऊपर कहानी है छोटी सी छोटी सी छोटी सी। छोटी सी कहानी ये है कि अगर मोर देन, अगर एक चीज रह गई इसमें, एक चीज रह गई। हम इसे पूछेंगे सर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? इसमें फंस जाओगे आप, इसमें फंस जाओगे। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मोर देन 2 लाख है, ठीक है, मोर देन 2 lakhs, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मोर देन 2 lakhs है, तो सर आपका आने जाने का जो खर्चा आपका बॉस दे रहा है वो आपको टैक्सेबल होगा। ओके सर, लेस देन 2 lakhs, अगर आपकी ग्रॉस इनकम लेस देन 2 lakhs है और आपका बॉस आपको आने जाने का खर्चा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ओके सर ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी होगी? हाँ सर 100% दी होगी। अब इसमें कुछ बातें और हैं, आइए उसे लिख लेते फिर आगे बढ़ते। छोटे छोटे नोट है, नोट नोट 1, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मान लो सर हमने ना आप टॉपिक पढ़ोगे, उसमें क्या है कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है। लेट्स सपोज अभी जब मैं छुट्टियों पे था, मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, तो मेरा भी ऑपरेशन हुआ था। अराउंड मेरी किडनी में एक स्टोन था 18 mm टू 20 mm, मेरे यूरिन से ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब ये बहुत थोड़ा सा अपने बारे में बता रहा हूँ, इसी साने क्या हो जाएगा तुम्हें याद हो जाएगा। अब क्या हुआ, मुझे कार वाले ने पीछे से ठोक दिया, मैं बाइक से जा रहा था, कार वाले ने पीछे से टच कर दिया, बाइक स्कूटी पूरी गिर गई, बहुत चोट लगी, यहाँ फेस वेस बहुत ज़्यादा चोट लगी। मैंने चेक कराया, दवाई ववाई मिल गई सारी, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं। 1 वीक के बाद मुझे यूरिन ब्लीडिंग चालू हो गई। मैंने कहा यूरिन ब्लीडिंग क्यों हो रही है? फिर डॉक्टर के पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड किया, फिर सीटी स्कैन किया, फिर पता चला, उसने बोला 5 mm की आपको किडनी स्टोन है। उसने सही से चेक नहीं किया, पता नहीं जो भी था। फिर अगले राउंड में हमने चेक कराया आफ्टर फ्यू डेज, तो उसने बोला नहीं सर 11 mm है। फिर अगले राउंड में चेक किया, क्या 16 mm है। उसने कहा सर पहले आपको चोट लगने की वजह से ना सूजन ज़्यादा थी, तो हमें लगा किडनी स्टोन नहीं है, जो भी है। फिर हमने सिटी स्कैन कराया प्रॉपर अकॉर्ड हॉस्पिटल पे, तो फिर वहाँ पे 16 mm के अराउंड किडनी स्टोन था, 16 to 18। अब वहाँ पे उसने बोला भाई ऑपरेशन कराओ, क्योंकि ये तो आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी फिर। तो फिर मैंने वो कराया, अराउंड 1 लाख का खर्चा है इसमें। ठीक है, अब मेरे पास मेडिक्लेम था, तो मेडिक्लेम में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे हॉस्पिटल वालों को पे करती है। ठीक है, तो अब वो ये वही केस आ रहा है कि सर ये जो आपको ऑपरेशन हुआ आपका, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। लेकिन सर आपको तो सैलरी का केस है ही नहीं, आपको तो पीजीबीपी वाला केस है। हाँ सर मेरा पीजीबीपी वाला केस होगा, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैंने अपना इंश्योरेंस अपने लिए लिया था, मेरे बॉस ने नहीं लिया था। तो मेडिकल इंश्योरेंस, अगर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बेनिफिट मिलता है आपको,
तो उसे एग्जाम्प्ट माना जाता है, ठीक है। सेकेंड, एग्जाम्पशन allowed in respect of any illness related to COVID-19। मतलब सर कोविड-19 थी, बॉस ने कहा, आपने बोला सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मर जाऊंगा सर, इलाज के लिए पैसे चाहिए सर, उसने आपको जो भी हेल्प की सब एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा आने वाले इनकम टैक्स एक्ट से। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एनी पेंडेमिक सिचुएशन वर्ड आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि कोविड आप अभी भी मैं सुनता रहता हूँ, कभी ना अरे भाई 4 केस आ गए, अरे भाई 6 केस आ गए, तो अभी भी ऐसा सुनने में आता है कि दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ कोविड-19 तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है पेंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई ट्रीटमेंट हो तो वहाँ पे इसको एग्जाम्प्ट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सर कुछ कंडीशन है। व्हाट आर द कंडीशन सर? पहला, फर्स्ट, एम्प्लॉई शुड सबमिट कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट टू एम्प्लॉयर, कि सर आप कोविड पॉजिटिव थे, आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब तुमने बोला हम कैसे मान ले, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना। सेकेंड है ट्रीटमेंट of illness related to COVID-19 and it suffered within 6 months। आपको 6 महीने के अंदर दिक्कत आई हो from the date of being determined as कोविड प्लस कोविड पॉजिटिव। क्या ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, जो भी आपका इलाज हो रहा है रिलेटेड टू कोविड में, एंड इट सफर्ड विद इन 6 मंथ, मतलब आपको एक तो बीमार पाया गया, आपको बीमार पाने के मतलब कि कोविड पॉजिटिव होने के 6 मंथ के अंदर आपको दिक्कत आई हो। सर मुझे 5 साल बाद दिक्कत आई, साइड निकलो आपका कुछ नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है, दिस इज कंडीशन, ओके। चलिए सर बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन भी होगा मेरे हिसाब से इसमें। तो यहाँ पे देखो बहुत इज्जत से लिखा गया है हर एक बात को। 17(2) है इसके लिए, सेक्शन 17 है परक्यूजेट का, बस इतना याद रखो, ज़्यादा जाने में ना सेक्शन में भी भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन भी याद रखने हैं। अब जैसे अभी हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22, 27 आने वाला है, तो 1 by 1। अच्छा, सैलरी के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है तुमने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में कर दो। मेरे हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन को एक पिक करना चाहिए, बाकी जैसा तुम बोलो। वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, तो भैया क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, रिइंबर्स हो जाएगा। हॉस्पिटल में क्या है, गवर्नमेंट, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिसीज और एलिमेंट्स अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर, मतलब गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कोविड-19 है, ठीक है, तो इस केस में क्या था, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। और 6 मंथ वाली लाइन मुझे दिख नहीं रही है, जरा एक बार पढ़ लेना, हाँ, विद इन 6 मंथ, तो वहाँ से आपको एग्जाम्पशन दी जाएगी, वो जो भी खर्चा आपका बॉस आपके लिए करने वाला है। प्रीमियम पेड टू इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, ऑब्वियसली जो भी मिलेगा वो एग्जाम्प्ट ही माना जाएगा। रिइंबर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टू इफेक्ट ऑन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय और द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय, जो भी खर्चा वापस आया वो उसमें से लेस कर लेना। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया का क्या है, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ट्रेवल एंड स्टे, उसके लिए ग्रॉस डॉलर इनकम चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, और 1 अटेंडेंट साथ में जा सकते हैं। और ये जो भी है आपको लिखा गया है कि भाई ग्रॉस इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कितना खर्चा और स्टे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे, यहाँ पे क्या बोला गया, वर्ड्स को एक बार ध्यान देना, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रोड कितना होगा, आरबीआई जितना परमिट करेगा वो। इसी बात पे क्या कह रहे हो, बोतल खोलो, क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो, कौन से बच्चे हो तुम, नालायक, आ जाओ क्वेश्चन में ध्यान दो, ओके, ठीक है। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड बाय मिस्टर जी। अब ये सारी एक बार एक एक करके सुनेंगे कहानी, फिर देखेंगे। मेडिकल प्रीमियम पेड बाय इंश्योरेंस हेल्थ
इंश्योरेंस का पैसा दिया मिस्टर जी ने। सर इंश्योरेंस का पैसा अलाउ होता है, मिस्टर जी कौन है? कमिंग टू टैक्सेबल परक्यूजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय मिस्टर जी, मिस्टर जी को मिल रहा है। तो प्रीमियम पेड क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना, तो 80C के अंदर डिडक्शन अलाउ होती है, ठीक है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की, मेडिकल की आई थिंक 80D होती है शायद, इन्होंने कहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा सैलरी में मत पढ़ो इसको, वो कह रहे हैं सैलरी में मत पढ़ो, 80C टू 80U आपका एक चैप्टर आएगा, ठीक है। मेडिकल प्रीमियम पेड 80D है शायद, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे, अभी मत देखो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी इग्नोर कर दो इसको। नाउ ट्रीटमेंट बाय जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल है भैया, ठीक है। ट्रीटमेंट बाय मिस्टर जी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट है। ग्रैंडफादर टैक्सेबल है। जीज मदर 68 एंड डिपेंडेंट बाय फैमिली, फैमिली डॉक्टर, देखो फैमिली डॉक्टर इलाज करेगा तो हमने कहा था टैक्सेबल हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करना है, या फिर रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में करना है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट ऑन नर्सिंग होम टैक्सेबल हो जाएगा। जीज ब्रदर इंडिपेंडेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जी का ब्रदर का हुआ इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट मतलब निर्भर, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं था, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, ठीक है। जरा एक बार बी ब्रदर का देख लेते हैं भाई, ट्रीटमेंट ऑफ जीज ब्रदर इंडिपेंडेंट लिया गया है, क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात नहीं है, आपका फैमिली मेंबर है ना। उसके बाद है जीज फादर 75 ईयर एंड अब्रोड, अब्रोड में खर्चा हुआ जी 50,000 का, तो सर हो सकता है मदर फादर ब्रदर सिस्टर हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसिव स्टेइंग अब्रोड ऑफ द पेशेंट, जो भी खर्चा आया था ऑब्वियसली आने जाने का खर्चा आएगा, ठीक है, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। लिमिटेड स्पेसिफाई RBI 75, तो भाई टोटल खर्चा हुआ 80,000, गवर्नमेंट ने कहा 75, तो 5,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, बस सिंपल, 75 5,000 टैक्सेबल, ठीक है। बाकी मुझसे कोई गलती हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हो सकता है मुझसे गलती हो, मैं गलती हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन इसको पढ़ाते समय क्या होता है, दिमाग कैमरे पे भी रहता है, इस पे भी रहता है, तो हो सकता है इधर उधर कोई करेक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है सर। लेकिन सर आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सर, अगला है हमारे पास गिफ्ट। सर ये कौन सा गिफ्ट है? वैलेंटाइन डे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है, शादी का गिफ्ट है? ओके देख लेते हैं अभी। बॉस ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, ये वो वाला गिफ्ट है, ओके। मनी, अगर पैसे दिए, सर मैंने दीपावली पे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर मैंने उसके बर्थडे पे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर वो बीमार 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 वाला तो पढ़ लिया ना हमने, ओके। मनी दिया सर, गिफ्ट दिया, सर टैक्सेबल है, ओके, ठीक है। सर गिफ्ट इन काइंड दिया तो, एक है सर मनी, मनी नहीं दिया सर, काइंड दिया, वॉच दे दी, आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, कार दे दी, बाइक दे दी, तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज लेस देन 5,000, then it is fully exempt, तो क्या मानेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट, ओके। नाउ अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब 5,000 से अगर क्रॉस हुआ तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। यानी गिफ्ट भी छोटा मोटा लो वरना सैलरी में ऐड होकर टैक्स देना पड़ेगा। सर इस पे और कुछ पढ़ना है? नहीं सर, हो गया, ओके। तो इसको पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं। सर हाँ सर बोलो ना। सर लंच फैसिलिटी दी, ओ ठीक है सर आ जाओ, लंच फैसिलिटी,
लंच फैसिलिटी। एक बार हम गए थे, छोड़ो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता। बॉस ने फैसिलिटी दे रखी है खाने पीने की। सर हम खाना लेके नहीं जाते। अब हमारे एक दोस्त हैं भामकर जी, ठीक है, वो स्कॉट्स में काम करते हैं शायद, हाँ स्कॉट्स में ही काम करते हैं। अब यहाँ पे स्कॉट्स की जो कंपनियाँ होती है ना, वो जैसे ट्रक बनाना, ट्रैक्टर्स बनाना, ऐसे बड़ी टाइप के व्हीकल्स बनाती हैं। अब क्या हुआ, वो घर से खाना लेके नहीं जाते वहाँ पे। उनको जो भी उनका लंच होता है, नाश्ता होता है, खाना होता है, सब कुछ उसमें मिलता है। ओ, तो यहाँ पे बात की जा रही है कितने रुपए तक। देखो जो नया इनकम टैक्स होगा मेरे हिसाब से वहाँ पे अमाउंट 200 500 हो जाना चाहिए। यहाँ पे 50 रुपीज़ को कंसिडर किया गया है। यहाँ लिखा गया है इट इज एग्जेम्प्ट इफ वैल्यू अप टू ₹50 per meal if lunch provided in office premises or paid voucher। पहले तो 50 रुपीज़ बोला गया भाई। किंडर जो है बच्चों का जो आता है ना, किंडर जो है वो 50 रुपए का होता है, क्या ही खाना मिलेगा। आप बाहर जाएंगे अराउंड 2000 रुपीज़ का बिल आराम से बैठ जाता है, 50 रुपीज़ में क्या ही होता है। लेकिन हाँ, यानी आप समझ के चलो जो भी खाना खा रहे हो आप टैक्सेबल है, आपकी सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद है, अगर सर वाउचर क्या होता है, वाउचर मतलब एक कागज पे लिखा रहता है इस कंपनी के 50 रुपीज़ का वाउचर है, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, पहले का जमाना भाई 1961 और 2 का लॉ और रूल्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, एक्ट पढ़ रहे हो। 1961 2 याद आ रहा है, चैप्टर 1 में पढ़ा था वहाँ का। अब उस टाइम के हिसाब से देखो तो 50 रुपीज़ बहुत होते थे, यानी आज के 500। और आज के टाइम से देखो तो 50 रुपीज़ कुछ नहीं होते थे। तो अभी जो इनकम टैक्स नया आने वाला है वहाँ पे ये अमाउंट डेफिनेटली अमेंड होगा, पक्का। लिखिए इफ वैल्यू इज मोर देन 50 देन in excess of ₹50 is taxable as perquisite। तो एज अ परक्विजिट हम इसको पूरा टैक्सेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा टैक्सेबल कर देंगे 50, जो भी एक्सेस हुआ। सर मेरे एम्प्लॉय का बर्थडे था, ओके, हमने केक मंगाया अराउंड 500 का, तो वही होगा। उसके बाद हम बाहर गए रेस्टोरेंट में, हमने सिंगापुरी चाउमीन मंगाई, उसके बाद चिली पटेटो मंगाए, उसके बाद नान मंगाया, उसके बाद नान हो गया, लच्छा पराठा हो गया, पनीर लबाबदार हो गया, एक दो आइटम और मंगाए। सर बिल बन गया सर 5,000 का। अब 50 रुपीज़ कट करके 4950 उसको टैक्स करूँ क्या मैं? अब क्या ही बोलूँ मैं, अब लॉ है तो है, पढ़ो बस, ठीक है, मजे लो जिंदगी के, यही है, ठीक है। अब सर फिफ्थ लिखो, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन पहले बहुत बनते थे, अब तो कम हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हें आना चाहिए। ये सर लोन गिवन टू एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट और कंसेशनल रेट। लोन गिवन टू एम्प्लॉय विदाउट इंटरेस्ट और कंसेशनल रेट। अब जैसे एक केस बताता हूँ, वैसे तो मैं बच गया लेकिन फिर भी बताता हूँ। हमारे एक एम्प्लॉय भैया, उन्होंने जिम के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए, सैलरी ठीक है 15-20 हज़ार रुपये थी, उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड के बाद फिर पर्सनल लोन लिए 6 से 7 लाख रुपए हो गए सर, 6 to 7 लाख। अब वो उस पर 24% के हिसाब से रेट भर रहे हैं। उन्होंने कहा सर बॉस आप अपने एम्प्लॉय की हेल्प करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, या फिर मेरे पास होते, कितने चाहिए, 10 लाख, ले 10 लाख रुपीज़ ले जा, इंटरेस्ट अरे भरते रहियो, तेरे से तू भाई है अपना, क्या इंटरेस्ट लूँ। या दूसरा, मार्केट का रेट कितना है सर, 24%, तू 10% दे दियो, अपना बच्चा है तो
तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है, आपने एम्प्लॉय को पैसे दिए, हम लोन दे रहे हैं, याद रखना लोन दे रहे हैं, वापस लेना है उससे। लोन का मतलब क्या होता है, पैसे दिए, हमने रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट पढ़ा था। रेवेन्यू रिसीप्ट इज इनकम बट कैपिटल रिसीप्ट एज अ लोन नहीं होता है, हमने पढ़ा था मेरे साथ चैप्टर 1 के एंड में शायद, राइट। तो कंसेशनल रेट, ये क्या कह रहे हैं, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ मंथ। मंथ के एंड में आपका क्या अमाउंट है, लेट सपोज आपकी सैलरी 20,000, मैं 2,000 पर मंथ लेस कर रहा हूँ, तो 2,000 और मेरा लोन कितना है सर 10 लाख का, तो 2,000 जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो मल्टीप्लाई में एसबीआई इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मैं पूछूंगा सर एसबीआई, अगर आप ये पैसा, मैं और बैंक की बात ही नहीं कर रहा, अगर तुम एसबीआई से लेते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो आपसे 1 अप्रैल वाले दिन क्या रेट चार्ज करते, माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एसबीआई जो है आपसे लेता 13% और मैंने कितने लिए, बस 7%। तो आप मुझे कितना डिफरेंस आ गया सर, 5% का। मल्टीप्लाई करोगे आप आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट से। सर कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले ये यहाँ पे फिल हो गया, जगह खत्म हो गई सर, लग रहा है आज ज़्यादा पढ़ लिया हमने, 3 पेज का टारगेट रखा था। ओके सर, ये मेरे 3 पेज है, हो सकता है आपके 7 to 8 पेज चले जाए। सर जैसे मान के चलिए 1 लाख का लोन है, सर आप तो 10 लाख बोल रहे थे, एग्जाम्पल छोटा रखते हैं ना भाई प्लीज़, ठीक है। अब बात है सर 1 अप्रैल, ओके, तो 1 लाख पे मल्टीप्लाई में 5% मल्टीप्लाई में 1/12, जो भी कैलकुलेशन आएगी आप लिख लोगे, ये मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा सर, फिर इसने आपको 1 मई को पेमेंट कर दी, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया सर 80,000। फिर इसने 1 जून को पेमेंट कर दी, हाँ सर कितनी कर दी सर 20,000, मान लीजिए 20,000 की पर मंथ वो पेमेंट आपको कर रहा है, ठीक है, 60,000। फिर उसने आपको पेमेंट कर दी, फिर कितनी रह गई सर 40,000। बस इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 80,000 मल्टीप्लाई में 5%, सर 5% कैसे आया, 13% माइनस 7%। सर मान लो आप उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते ही नहीं, मान लीजिए 0 होता तो 13% आ जाता, जितना आप नहीं लोगे टोटल अमाउंट आ जाएगा, और जितना लोगे उतना लेस हो जाएगा। तो 5% कैसे आया, 13% माइनस 7%। अच्छा सर 13 मत करो इसे, 13 होगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे इसको करो 12%। मैं ही सोच रहा था कुछ तो गलत बोल दिया मैंने, 12%, ठीक है। तो 12 माइनस 7 इज 5। सर आपने अच्छा किया बता दिया, वरना हम ना अभी लिखने वाले थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में सर 1/12 क्यों है, क्योंकि मैं पर मंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पर मंथ कर रहा हूँ, इसलिए 1/12 है, वरना पूरे ईयर का रेट 5% होता। ओके नाउ 60,000 5% मल्टीप्लाई में 1/12, नाउ 40,000 5% मल्टीप्लाई में 1/12। बोलो भारत माता की जय। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। इस पे भी नोट है सर, सर कितने नोट हैं भाई, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नोट है, और नोट इसलिए होते हैं कि एग्जाम में अगर आ गया तो तुम गलती ना करो, ठीक है। पहला लिखो, इफ लोन इज अप टू 20,000 देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल। मतलब कह रहा है कि भाई जिसका इंटरेस्ट ही 100-500 रुपए या 200 रुपए आने वाला है, उसको क्या ही कैलकुलेट करना है, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके सेकंड, इफ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ
specified disease, then interest benefit is not taxable. Even such loan is more than 20,000. अब ये क्या कह रहे हैं कि सर वो बीमार हो गया सर बच्चा आपका, आपने रात में कॉल किया 1 बजे, सर सर सर, मैंने बोला हाँ सर वो मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई सर, उसका एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत बीमार है सर, सर क्या दिक्कत होगी, कितने पैसे चाहिए, ले 1 लाख रुपए ले जा, इलाज करा उसका। सर पैसे नहीं है सर, अरे मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं। आप गए रातों रात, आपने उसकी पेमेंट की, तो उसमें हम 20,000 30,000 नहीं देखेंगे। कब नहीं देखेंगे? इफ लोन इज टेकन, क्यों लिया जा रहा है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, स्पेसिफाइड डिसीज है, इस केस के लिए आप इंटरेस्ट बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, कितने पॉइंट हो गए सर? 1 सेकेंड, लेट मी कंसीडर द पॉइंट। 5th पॉइंट चल रहा है सर। देखिए सर 6th पॉइंट, ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर व्हाट इज दिस? सर ये ना आप अकाउंट में अच्छे से पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। हाँ लॉ में भी है, ठीक है, शेयर वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। ESOP क्या होता है कि मेरा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या छोड़ के जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, ESOP इसलिए दिया जाता है कि हम उसको बोल रहे हैं भाई तू हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, तो आज से तू नौकर नहीं है, आज से तू मालिक है, और मालिक होने के लिए क्या होता है, कंपनी के शेयर चाहिए होते हैं। तो मैं ना, अगर तूने हमारे यहाँ 5 ईयर काम किया ना, तो मार्केट में शेयर कितने का भी चल रहा होगा फर्क नहीं पड़ता। मान लो 500 का चल रहा है, 5,000 का चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे ये शेयर 100 रुपए के दे दूंगा। आज का रेट क्या है, 100 ना, मैं तुझे 100 पे ही दे दूंगा। मार्केट में 5 हो 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उतने का मालिक बन जाएगा कंपनी का। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब मैं उसको शेयर दे रहा हूँ, और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है, और मैं चाहता हूँ तुम भी अब मालिक फील करो। तुम लाइफ में हमारे यहाँ काम करो या मत करो, लेकिन तुम्हें मालिक हम बना रहे हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा सर? इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस। लेट्स सपोज दिस इज 150, लेट्स सपोज दिस इज 50, तो टैक्सेबल अमाउंट इज 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टार यहाँ पे था, फेयर मार्केट वैल्यू should be taken on date on which employee exercise the option। मतलब जिस दिन वो ऑप्शन लेगा उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना है आपको। ठीक है, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपको चेक करना होगा। ठीक है सर, ओके सर, ये सारी बातें बुक में लिखी हुई है? हाँ सर लिखी हुई है। क्या आप रीड करा दोगे? हाँ सर मैं करा दूंगा। सर हमने आपकी बुक लिया है, थैंक यू। और हाँ, जिन्होंने बुक नहीं ली है सच में ले लो, बहुत फायदा मिलने वाला है। अभी 80C के चैप्टर बहुत सारी जगह है, लिखते 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 हो सकता है तुम थक जाओ। हमें तो आदत हो गई भाई, कब से लिख रहे हैं। जब मैं 8th क्लास में था मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, तो मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिफोर मतलब अगर 12th को मैं काउंट ना करूँ तो, वरना तो प्रोफेशनली मैं 2013-14 से स्टार्ट कर चुका हूँ टीचिंग। CMA का बैच लिया, हमें तो लिखते 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 बाल सफ़ेद हो गए। हाँ, ये जो बाल दिख रहे हो कलर किए हुए, डाई किए हुए हैं, इसलिए तुम्हें काले दिख रहे हैं, वरना मोस्टली बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाओ। बोथ ग्रुप दे रहे हो सितंबर में, जैन में। बुक लो, बुक के लिए कैसे लेना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना 9357199404। ठीक है, बोल देना सर बुक चाहिए, आपको रिप्लाई आएगा, स्टॉक चेक करेंगे, होगा तो डेफिनेटली तुरंत भिजवा देंगे। बुक बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा टाइम बचेगा। रिटर्न प्रैक्टिस भी करो, बुक से रीड करो, और उसके क्वेश्चन सारे करो, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ डेफिनेटली उसे करो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे सर यूज़ ऑफ, ऊपर कौन सा पॉइंट था सर? 6। हाँ ठीक है, यूज़ ऑफ
मूवेबल असेट्स। सर आप ना मेरी मूवेबल असेट यूज कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉय ने यूज किया कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप, आप ना ऑफिस का लैपटॉप घर ले जा रहे हो और यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट। पूछो क्यों? रात में भी बॉस कॉल करके बोलेगा हेलो मनीष, हाँ सर, अरे यार वो आईटीआर फाइल कर रहा था, उसकी जरा अकाउंट्स भेजना, डिटेल मेरे को बताना। अरे सर अभी बताता हूँ, रात को 2 बजे देख के बता रहे। बॉस इसलिए नहीं देता मोबाइल और लैपटॉप कि वो इंजॉय करे, सच बता रहा हूँ, वो इसलिए कहता है कि भाई तुम छुट्टी पे भी हो, मैं तुमसे काम करवा सकूँ। अब मैंने बोला सर छुट्टी है, बॉस ने बोला अच्छा लैपटॉप तो पड़ा होगा ना, हाँ। छुट्टी बोल दी 9 बजे, फिर भी 12 बजे, अरे यार वो जरा ये काम कर रही थी ना, घंटे 2 घंटे का, थोड़ा सा कर लो ना प्लीज़। इसलिए कंप्यूटर लैपटॉप और फ़ोन दिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी खुश मत होना कि ये फ्री है, फ्री कुछ नहीं है, बॉस बहुत चालू होते हैं। ठीक है, सेकंड लिखो अदर एसेट। अदर एसेट्स लाइक बाइक, कार, कैमरा, फर्नीचर, ईटीसी। सर ये ऑफिस का है, याद रखिएगा, एम्प्लॉय के घर का नहीं है, ऑफिस का है। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या ये एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर ने तुम्हें देने के लिए खुद से कहीं और से एजेंसी से ले रखा है? हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ऑन्ड बाय, अगर ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। और अगर हायर चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, लेट सपोज 1000 पर मंथ, तो टैक्सेबल टू एम्प्लॉय। हायर किया है तो हायर चार्जेस, और अगर खुद का है तो 10% ऑफ कॉस्ट, ये एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा। ओके, क्योंकि आप उसकी, सर बाइक यूज कर रहे हैं, अरे भाई कर तो रहा है ना, अपनी खुद की बाइक ले ले। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर। ओके सर, एक टॉपिक और था, हाँ सर, कार। तो कार के लिए हम लेटर ऑन लिख दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जब पूरा परक्यूजेट कंप्लीट होगा, तब तक हम यहाँ पे आ जाएंगे, तब डिस्कस करेंगे। 1-2 लेक्चर और बचे सैलरी में, खत्म हो जाएगा। 7 लीजिए सर। अब सर पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। सर ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था यूज ऑफ, हेयर वर्ड बी यूजिंग यूज ऑफ, आप यूज कर रहे हैं, और यहां पे बॉस आपको दे रहा है कि भाई मैं नया ले रहा हूं, तुझे लेना है क्या, या हमें नई कार लेनी है, नया कंप्यूटर लैपटॉप लेना है, नया अदर सेट लेना है, लेगा क्या? तो एम्प्लॉय को अगर फायदा होगा तो ले लेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे हो सकता है, पहली एसेट का नाम लेते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, पहले आप यूज कर रहे थे, अब हम आपको बेच रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड एसेट हो सकती है सर कार, और फिर हो सकती है सर अदर एसेट। ठीक है, ध्यान सुना सर, ये आपको फंसा सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, एग्जाम में गलती भी हो सकती है आपसे, तो इसको स्टार लगा लेना सर, यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस है। ध्यान सुनना, अगर कंप्यूटर और लैपटॉप की बात हो रही है, तो हम ये पूछेंगे कि उस असेट्स की डब्ल्यूडीबी क्या है, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यूडीबी। लेस हम करेंगे कंसीडरेशन, लेट सपोज लैपटॉप था सर कितने का, 15,000 रुपए का, आपने 5,000 रुपीज दिए और ले गए घर, तो 10,000 रुपीज जो आपने नहीं दिए वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, यहां भी है क्या, डब्ल्यूडीबी माइनस कंसिडरेशन, यानी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है सर कार की, सर 2 लाख रुपीज, आपने कितने में ली, आपने लेट सपोज 2 लाख की कार जो थी आपने 1 लाख में ले ली, तो 1 लाख रुपीज जो आपने नहीं दिए, दिस इज टैक्सेबल इन योर सैलरी। अब यहाँ पे क्या सर, दिस इज डब्ल्यूडीबी
माइनस कंसिडरेशन। सर इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, डब्ल्यू डी माइनस कंसिडरेशन करना है, सब में हमने याद कर लिया। नहीं बेटा रुको, अभी मैंने पूरा खत्म नहीं किया है, मुझे बताना है, वरना मैं क्या करता है एरो बना के डब्ल्यू डी माइनस कंसिडरेशन लिख देता। अभी बताना है, बताना है, ठीक है, ध्यान सुनो। सर डब्ल्यू डी कितने परसेंटेज से आप लगाओगे? मान लो ये सारी एसेट बॉस के पास 5 ईयर से थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, दिस इज डेप्रिसिएशन एट द रेट 50%। लैपटॉप पे कितना लगता है? 50%। ओके, तो सर 5 ईयर में तो वैसे ही खत्म हो गया। हाँ वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, कार पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के हिसाब से, और अदर असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा एट द रेट 10%। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ आ गया सर। ठीक है सर, डब्ल्यू मेथड नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा। डब्ल्यू जो था वो रिटन डाउन वैल्यू थी, मतलब उस डेट की वैल्यू क्या है जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस समय आप अपने घर पे ले जाने की बात कर रहे हो। अब हम बात करेंगे यहाँ मेथड की। यहाँ पे जो मेथड है, दिस इज डब्ल्यू मेथड। यहाँ पे जो मेथड है ये है डब्ल्यू मेथड, और यहाँ पे जो मेथड है ये है एसएलएम मेथड। ये यहाँ पे डिफरेंस है, एक तो रेट का और यहाँ पे पैटर्न का। अब मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत है, अब आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। सर ये याद है हो जाएगा? हाँ सर, ऑडियो रिवीजन दूंगा, याद हो जाएगा, मल्टीपल टाइम सुनना। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो 50% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और डब्ल्यू मेथड अप्लाई होगा, और कार है डब्ल्यू मेथड अप्लाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। अदर एसेट के लिए 10% और एसएलएम मेथड अप्लाई होगा, ठीक है, फिनिश। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं, नोट। depreciation should be calculated for completed year from the date on which assets is acquired by employer till the date of transfer। तो देखो यार, पहली बात इसमें हमने नोट में ये सीखी कि हमें क्या चेक करना है, कैलकुलेट फॉर द कंप्लीटेड ईयर, यानी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हम कहाँ से चेक करेंगे? कंप्लीटेड ईयर के। अगर नंबर ऑफ मंथ्स है तो इग्नोर कर देना है, राइट। दूसरा, टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर हमें चेक करना होगा कि नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट कितने हुए, ठीक है। ओके, छोटी सी बात थी, स्मार्ट पॉइंट, ओके, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है अच्छा खासा पढ़ा दिया। एक बार मैं अभी इनके बारे में ऑडियो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा ताकि एक सिंगल ऑडियो में सारी बातें आ जाए, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट हमने पढ़ लिया। कंप्यूटर और एसेट है, जरा देखते हैं। जिनके पास बुक है भैया मार्क कर लो, बाद में मत कहना मैंने पढ़ाया नहीं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अच्छा ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। हाँ, प्री कंसेशनल का क्या फॉर्मूला था? एक तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई में एसबीआई का रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, पर मंथ हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होगा तो हम लिमिट चेक नहीं करते, 20,000 की लिमिट भी हम चेक नहीं करते। तो रे इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय एसबीआई एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी 1 अप्रैल, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथ बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो, ठीक है, जिसमें हमने लिखा था 12% माइनस 7%, ठीक है। और अगर 10,000 तक 20,000 तक का अगर कोई नॉर्मल लोन है तो उसको हम नहीं देखते। गिफ्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट अमाउंट कितना है सर? अप टू 5,000 है, ठीक है।
उसके बाद है अगला ईसॉप, इस टैक्सेबल अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू शेयर माइनस इशू प्राइस। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये थोड़ा सा तुम भी पढ़ लेना प्लीज प्लीज प्लीज, बुक है तुम्हारा, लिखने का टाइम बच रहा है, थोड़ा सा मार्किंग तो कर ही सकते हो। तुम पता है कैसे क्या करो, बुक है तुम्हारे पास, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बुक पे ही लिखते रहा करो, समरी नोट्स, ये जो जगह दिख रही है ना आपको हेडर फुटर में थोड़ी थोड़ी, और वो एग्जांपल्स लिखते रहा करो, रिवीजन के लिए अच्छा है। उसके बाद 6 यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स निल। सर यहाँ पे क्या है, यूज याद रखना, और यहाँ क्या है, ट्रांसफर। मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप एंड असेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड, तो 10% पर मैनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और अमाउंट पेड और रिकवर्ड। हाँ, मान लो एम्प्लॉय शर्म के मारे कह रहे सर 1000 मेरी सैलरी में से काट लेना, अमाउंट था 2000, 1000 तुमने लेस कर दिया तो 1000 ही टैक्सेबल होगा, जो अमाउंट रिकवर्ड होगा वो लेस हो जाएगा। हायर कर रखा है तो वो, और 10% कॉस्ट विच एवरेज जो होगा वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अमाउंट को रिकवर हो रहा है वो लेस हो जाएगा। ये बात नोट्स में नहीं लिखी है, ये बुक में लिखी है, इसमें मैंने कहा बुक बहुत जरूरी है, बुक तुम इग्नोर नहीं कर सकते, और बुक के पैसे बचा रहे हो तो अटेम्प्ट लगाते रहना, कह नहीं सकता, सॉरी टू मेंशन दिस, बुक होना कंपलसरी है, क्वेश्चन करना कंपलसरी है। उसके बाद सर ट्रांसफर में कंप्यूटर है 50% ऑन WDB, मोटर का 20% ऑफ WDB, अदर एसेट्स 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ WDB मेथड था, यहाँ भी WDB मेथड था, यहाँ SLM मेथड था, यहाँ पे लिखा हुआ है SLM मेथड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा खासा, ओ ओ ओ भाई साहब 2 क्वेश्चन है खतरनाक, ठीक है। अच्छा, लंच फैसिलिटी वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, इट इज एग्जाम्ड अप टू 50 रुपीज पर मील। टी कॉफी और ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड इन ऑफिस इज नॉट टैक्सेबल, लंच प्रोवाइडेड इन द रिमोट आर इज नॉट टैक्सेबल। मतलब कहीं घुमाने ले गए हो या किसी काम से आप लंच दे रहे हो तो वो टैक्सेबल नहीं है, या फिर आपने कहीं शिफ्ट कर रखा है रिमोट एरिया में तो वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सोच रहा हूँ क्वेश्चन करवाऊँ कि होमवर्क में दे दूँ। चलिए, ग्रेचुइटी वाला पॉइंट देखो दे रखा है, लिव इनकैशमेंट दे रखा है, ही हैज ऑफर्ड कार, कार का टॉपिक मैंने अभी नहीं बताया तुम्हें, ठीक है। 15% ऑफ SLM मेथड, अब तुम कर लोगे। अमाउंट 3 लाख इज कंपटीशन पेंशन 2/3, कंपनी प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 6000, तो भैया 5000 से अगर ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। हिज कलीग्स आर गिफ्टेड LCD 50,000 फ्रॉम देयर ऑन कंट्रीब्यूशन, कलीग्स ने दिया है, रिश्तेदारों ने दिया है, बॉस ने तो नहीं दिया है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स, बेसिक सैलरी 20,000, 50% DA per month period from this, received pension 5,000 per month for the period this, compute his gross total income। चलो मैं आपको ना होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, देखो पहली चीज़, मेरी गुरु दक्षिणा मुझे दो, कमेंट में जाके थैंक यू लिखो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, हो सके तो दोस्तों में भी पार्ट को शेयर करो, ठीक है, वीडियो लेक्चर शेयर करो। एंड सेकंड थिंग, अगर ये क्वेश्चन कर पाए, बुक से करो, कर पाए तो बहुत अच्छी बात, वरना कमेंट बॉक्स में लिख लेना आज ही, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँ। अगर कोई भी कमेंट नहीं आया कि हाँ सर क्वेश्चन करवाना है तो फिर मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। और हाँ, होमवर्क कर रहे हो, अगर तुम टेक्स्ट में चाहते हो 90+ लाना, होमवर्क करो और इसके नोट्स सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप पे भेज देना। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है 9357199404। आप बोल देना सर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 सैलरी का सॉल्व किया है, एक बार चेक कर लो, तो कोई प्रेजेंटेशन इशू होगा या कुछ भी होगा आई विल गाइड, ठीक है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपको पता है क्या करना है, व्हाट्सअप पे सॉल्व करना है, सॉरी मतलब सॉल्व करके व्हाट्सअप पे भेज देना है, जो भी डाउट दिक्कत वगैरह होगी आई विल गाइड एज पर दैट कि हाँ तुम्हें ये जगह ठीक करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। देखो यार, अगर ये लेक्चर पीड बेसिस पे करवाता तो अराउंड 200-300 आवर्स का, 200 आवर्स का टैक्सेशन हमारा जाता है टोटल, तो टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। आपके एग्जाम भी नियर बाई सितंबर और जैन में, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, कॉन्सेप्ट कुछ भी छूटा नहीं है, सारी चीज़ें करूँगा, और इतना मेरे को पता है अगर तुमने कॉन्सेप्ट सही से लिखे, टॉपिक सही से पढ़ा है, आंसर सॉल्व भी है, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 14-15 तुम सॉल्व करोगे और मुझे दिखाओगे। सेकंड कंडीशन क्या है, शिद्दत से पढ़ो यार। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पास की तैयारी नहीं करते, भागते हैं अपने आप से, अपने समय से, अपने लोगों से। पढ़ना है सर, कैसे पढ़ूंगा सर, टाइम ही नहीं है, ओके अच्छा ये लो नोट्स पढ़ लो, अरे सर समझी में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है क्लासेस देख के कर लो, अरे सर पैसे नहीं है, ये लो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ कर लो, अरे सर हो जाएगा ना सर, कर लूँगा ना। अच्छा जिन्हें नहीं करना है ना वो लाइफ टाइम एक्सक्यूजेस के पीछे भागते हैं, और जिन्हें करना है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं कि यस आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई टारगेट्स एंड आई एम डूइंग दिस एंड डेफिनेटली आई एम नेक्स्ट ईयर फाइलेट्स एट एनी हॉट एनी हाउ। तो आप लोग
उससे रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूजेस ना बनाएं, समय बहुत कम है, शिद्दत से पढ़ें, हर एक सेकंड को अपने सपनों को सच करने के पीछे लगाएं। सपने वो नहीं होते जो आंखें बंद करके आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, जो तुम्हें मजबूर करे उड़ने पे कि यहाँ ये मेरा सपना है। ये चैनल सी ड्रीमर्स इसीलिए है ताकि आपके सपनों को पूरा करने में मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, और मैं जब तक आपके सपने आपसे पूरे नहीं करवा देता तब तक आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा आपका एक छोटा सा थैंक यू है, एक लाइक का बटन प्रेस कीजिए, थैंक यू लिखिए, मैं दिल से सावन के महीने में आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि जाइए और पास होके आइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।